फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को, आज की सेशन को। अगर आप लोग भी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ जाओ फॉर फ्री पीडीएफ नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और मेरी क्लासेस जो है ग्रेफी प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो आप लोग मेरी फ्री क्लासेस यहाँ भी जो है देख सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको यहाँ पर देखो दी गई है। यूट्यूब की जो क्लास की टाइमिंग आपकी ये है, ये टाइम पे आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस चलती हैं। और साथ ही अर्जुन बैच की जो टाइमिंग है, जो हमारा पेड बैच है अर्जुन वाला, उसकी टाइमिंग आपकी ये है। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग एक मैसेज हाई करके भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जो है मिलने लगेगा। इसके बाद सबसे आपसे बताया अर्जुन बैच, अगर आपको इस बैच में जुड़ना है जो कि हमारा एक पेड बैच है, तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, पढ़ाया जा ही रहा है बल्कि आपको। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो है मिल रहा है वीडियो सोल्यूशन के साथ, 5 फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अभी इसका ऑफर चल रहा है 499 का। इस ऑफर को आप लोग इसको फ़ायदा उठाओ। 499 में इसको जो आप ले सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करिए उसको, कोर्स पे जाइए। कोर्स पे जाने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर जो सारी क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। कोर्स जब खरीद लेंगे, खरीदने के बाद परचेजिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपको बैच दिख जाएगा, और बैच में जो क्लासेस चल रही हैं, जो टेस्ट दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जुड़ना है वो लोग अभी जाकर के हमारी जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड करें और अपनी क्लासेस का जो है फ़ायदा उठाएं। और यूट्यूब पर जो मेरी क्लासेस आपकी चली रही हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासेस की टाइमिंग का ये पूरा जो है मैंने लिख दिया। इस टाइम पे आपकी जो क्लासेस चलेंगी, डेली बेसिस पर चलेंगी, तो इन टाइम पे जो क्लासेस अभी आप जो है लेते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी इस क्लास को, अपनी सेशन को क्लासेस की तरफ जो हम लोग पढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी से आप लोग एक बार लाइव आ जाइए, जिससे फटाफट से क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, फटाफट आप एक बार लाइव आ जाएं। चलो, आपको पता है कि हम लोग हिंदी की क्लास देख रहे थे कल, और हिंदी में थोड़ा सा समय कम की वजह से मैंने यहीं तक आपकी क्लास को छोड़ दिया था। मैंने इस क्लास को आपको दिया था होमवर्क। फटाफट आप लोग लाइव आओ और इसका आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देखो क्या है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का जब हम समास विग्रह करेंगे, इसका विग्रह करने के बाद ही पता चल पाएगा। जरा देखो, इसका हम क्या करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा क्या, बैल की गाड़ी। बैलगाड़ी का मतलब क्या होगा, बैल की गाड़ी होता है। क्या होगा, बैलगाड़ी का मतलब क्या होता है, बैल की गाड़ी। अब देखो, बैल की गाड़ी ये क्या है, आप लोग जानते हैं ये पूर्व पद है। कौन सा पद है, पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। और ये क्या है, उत्तर पद या द्वितीय पद कह सकते हो। कौन सा पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। जिस समास में, इसमें देखो बैल की गाड़ी यानी प्रधानता किसकी है, गाड़ी की है, तो यानी कि उत्तर पद क्या है, प्रधान है। प्रधानता किसकी है, गाड़ी की। तो बैल की गाड़ी ये क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है भैया, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन अब यहां पर क्या है, की विभक्ति है, की विभक्ति। जहां पर की विभक्ति का लोप होता है, का की के विभक्ति का लोप हुआ रहता है, वहां पर तत्पुरुष समास का भेद एक होता है, संबंध। कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष। कौन सा होगा, यहां पर देख लो, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा होगा भैया, संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो आप जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, तत्पुरुष समास, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। यहां पर आपको दिख रहा है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है, यहां पर देख लो, कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण होता है। और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। इसमें क्या लगा होता है, विशेषण विशेष का रूल लगा होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, उभय पद प्रधान होता है। क्या होता है, उभय पद प्रधान होता है। आप लोग जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले तो आप कह सकते हैं भाई बहन। क्या कह सकते हैं, भाई बहन, योजक चिन्ह भी लगा होता है। तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई और बहन। क्या होगा, भाई और क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भैया, भाई और बहन हो जाएगा। यहां पर द्विगु समास है। अब द्विगु समास का मतलब जानते हैं, द्विगु का मतलब होता है प्रथम पद संख्यावाची हो। क्या हो, प्रथम पद क्या हो भैया, संख्यावाची हो, जहां पर वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, याद रखेंगे। क्लियर है। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हो उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, यानी आपको बताना है जो है लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं प्रत्यागत। क्या होता है, प्रत्यागत। प्रत्यय आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रत्यागत होता है। तो यहां पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या कैसे टूटेगा, प्रतिधन आगत में टूट जाएगा। किसमें, प्रतिधन आगत में टूटेगा। तो ये जो है आप जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं प्रत्यागत को, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग जानेंगे यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करें श्रृंगार और वात्सल्य रस के जो है कौन है सम्राट, कौन है, तो कवि सूरदास को माना गया है। किसको माना गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का क्या माना गया है, सम्राट माना गया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं आप सभी लोग जानते हैं, सूरसागर, सूरसारावली, इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें, किसकी, इनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, सूरसागर होगा, क्या होगा आप लोग जानते हैं, सूरसागर होगा, सूरसारावली होगा, सूरसारावली होगा, और एक होता है साहित्य लहरी। कौन होता है, साहित्य लहरी होता है। क्या होगा भैया, साहित्य लहरी आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। अगला देखो, आवारा मसीहा के लेखक हैं, जल्दी से बताओ आवारा मसीहा के लेखक कौन है, फटाफट आप सभी लोग छाप देंगे। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आप लोग जानते हैं आवारा मसीहा एक बांग्ला उपन्यास है। यहां लिख देता हूं, आवारा मसीहा क्या है, एक बांग्ला उपन्यास है। क्या है, बांग्ला उपन्यास, जिसमें किसका आप लोग जानते हैं, शरत चंद्र, किसका आप लोग जानते हैं, जिसमें शरत चंद्र का जीवनी है। शरत चंद्र का क्या है, जीवनी, शरत चंद्र का जीवनी है। क्या है, जो एक शरत चंद्र की जीवनी है जिसको किसने लिखा था, विष्णु प्रभाकर। किसने लिखा भैया, जिसको लिखा विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी, जिसको किसने लिखा था, विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। आप सभी को याद रखेंगे। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अर्धनारीश्वर हो गया, दो मित्र हो गया, मेरा क्या हो गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, जैसे अर्धनारीश्वर हो गया, अर्धनारीश्वर, उसके बाद दो मित्र, क्या हुआ, अर्धनारीश्वर हो गया, दो मित्र हो गया, क्या हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया और दो मित्र हो गया। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, दो मित्र के अलावा मेरा वतन हो गया, पाप का घड़ा हो गया, क्या हो गया, मेरा वतन, पाप का घड़ा,
ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप सभी को इसे भी याद रखना है। पूछ लिया जाता है विष्णु प्रभाकर का जन्म कहां पर हुआ है। आप लोग जानते हैं विष्णु प्रभाकर का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म क्यों पूछा जाता है, यूपी में अधिक पूछा जाता है क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है और उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, मुजफ्फरपुर राज्य के मीरापुर में हुआ है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के मीरापुर में नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है, आप सभी को याद रखना है। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन, तो यहां पर देखो सज्जन जो है किस में टूटेगा, सत प्लस का जन में टूटेगा, क्योंकि ये क्या है आप लोग जानते हैं, ये संधि विच्छेद कौन सा है, व्यंजन संधि है। यह कौन सी संधि है, यह व्यंजन संधि है, आप सभी को याद रखना है। कौन सी संधि है भैया, व्यंजन संधि है। तो सत प्लस का जन, ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। सत प्लस का जन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब ता और दा का मेल जा वर्ड के साथ में होता है, जब ता या दा का मेल जा वर्ड के साथ में होता है तो ये जो ता होता है वह अगले का द्वित्व बन जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला, खाक में मिलाना, खाक में मिलाना। खाक में मिलाना का मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, सब कुछ नष्ट कर देना, सही हो जाएगा। क्या होगा, खाक में मिलाना का मतलब होता है सब कुछ नष्ट कर देना। कहते नहीं है जैसे जब आपका कोई चीज है नई निर्माण कर रहे हैं, जब वो नष्ट होता है कहते हैं मेरा सारा जो कुछ भी था वो खाक में मिल गया, यानी कि वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। आप सभी को याद रखना है। अगला देखो, कहा गया रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, घर से में कौन सा कारक है, यानी यहां पर कौन सा कारक है, जल्दी से बताओ। करण कारक दिया गया है, अपादान दिया गया है, जो है कर्ता कारक है, संप्रदान है। तो आप लोग जानते हैं कर्ता में विभक्ति होता है ने, संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान में होता है के लिए। अब दो बच्चा, एक तो करण बच्चा, एक बच्चा अपादान। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आप लोग जानते हैं अपादान जो होता है, अपादान में से विभक्ति तो आता है लेकिन किसके लिए आता है, अलगाव के लिए आता है। किसके लिए, से अलग होना। तो आप लोग जानते हैं यहां पर कहा गया है रामू घर से निकला, यानी रामू घर से अलग हो रहा है, से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपादान कारक। कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी से देखो। यहां पर कहा गया है अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बतानी है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। हाँ, तो यहां पर आप लोग देखो अत्याचार, अत्याचार मैंने वैसे ही आपको बताया था जुगाड़ की, जहां पर या और वा के पहले आधा अक्षर मिल जाए वहां पर वैसे ही यड़ संधि होती है। तो जुगाड़ से इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका रूल जरा देख लो, आप लोगों को बताया गया है जहां पर ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ का मेल, इसका इन दोनों का मेल किसी असमान स्वर से होता है। किससे होता है, असमान स्वर से होता है। तब जाकर ये क्या हो जाते हैं, जो ई है ई किस में बदल जाता है, या में, और जो उ है किस में बदलता है, वा में। जो असमान स्वर रहता है वह अपने मात्रा के साथ आ जाता है। कैसे आता है, मात्रा के साथ जैसे का तैसा बना रहता है। तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यड़ संधि हो जाती है। असमान का मतलब होता है कि ई और ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यहां पर उ और उ को छोड़कर इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, उसे हम कहते हैं असमान स्वर। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर ई और ई के साथ में,
आप लोग जाने अगर ई और ई के साथ में ई और ई का मेल हो गया तो ये क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई बन जाएंगे, जो किस संधि का रोल है, दीर्घ संधि का रोल है। तो ये हमें नहीं बताना है, ये है यड़ संधि का रोल है। अब यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगाओ या है तो या टूटेगा किस में, ह्रस्व या दीर्घ ई में टूटेगा। तो आप लोग तोड़ सकते हैं, क्या होगा, अति और प्लस का यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पर दीर्घ आ दिख रहा है, जो मात्रा रहता है मात्रा नहीं बदलता है, दीर्घ प्लस आचार क्या हो जाए, सॉरी अति प्लस का आचार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, मृगावती के रचनाकार कौन है, मृगावती के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ, मृगावती के रचनाकार कौन है। तो आप लोग जानते हैं जो मृगावती है, सबसे पहले पूछा जाता है कि मृगावती किस भाषा में लिखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं मृगावती जो है ये किस भाषा में लिखा जाता है, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, मृगावती किस भाषा में लिखा हुआ है, तो मृगावती जो भाषा है, जो मृगावती है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और यह एक सूफी परंपरा जो है, सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके रचयिता आपसे पूछा गया है तो कौन है, कुतुबन जी हैं। इसके रचनाकार कौन है, कुतुबन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ चलो, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। देखो वही मैंने बताया कि ये क्या पूछ लिया जाता है, भाषा पूछ लिया जाता है। तो आप बताएंगे विनय पत्रिका जो है किस भाषा में यह लिखा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जो विनय पत्रिका है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा या हिंदी भाषा। तो अवधी भाषा किस जो है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, आप लोग जानते हैं ब्रज भाषा में लिखा गया है। जिसके जो है रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है आप लोग बताएंगे। तो रचनाकार कौन है, तुलसीदास। इसके रचनाकार कौन है भैया, तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। विनय पत्रिका के आप लोगों को याद है जो किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला देखो, नेक्स्ट कहा गया है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। तो आप लोग जानते हैं कलम का जो सिपाही है इसके लेखक कौन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, अमृत राय हैं। इसके लेखक कौन है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय हैं। ये जो कलम का सिपाही है ये प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। किसकी है, आचार्य, सॉरी क्या कह रहे हैं, हाँ आपको याद रखना है किसकी जीवनी है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, जो कब प्रकाश में आया, 1962 में। ठीक है। हाँ, कलम का सिपाही कब प्रकाश में आया, 1962 में आया था, याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है जिसके रचनाकार कौन है, अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय जी हैं, आपको याद रखना है। अगला देखो, नेक्स्ट कहा गया है कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, यहां पर कौन सा रस है, जल्दी से बताओ। यहां पर कौन सा रस है, हाँ तो आप लोग जानते हैं यहां पर क्या हुआ, आसानी से यहां पर जो है देख लिया करो। कहा गया कहा कैकेयी ने साक्रोध, यानी क्रोध में आकर कैकेयी ने कहा दूर हट दूर अरि निर्बोध। तो आप लोग जानते हैं जहां कहीं पर, पहली बात तो समझो, जहां भी कहीं पर, यहां पर पहली बात तो क्या है, रौद्र रस है। रौद्र रस में क्या हो जाता है, इसका नियम होता है कि कहीं पर शत्रु की अपमान जनित चेष्टाओं या गुरु निंदा या देश धर्म का अपमान होने पर अस्थाई भाव, जहां पर क्रोध क्या हो, क्रोध से रौद्र रस पैदा होता है। तो यहां पर जानते हैं क्या होता है, रौद्र रस है जिसका अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो यहां पर अपमान जनित बात है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
रौद्रस्य हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट, कहा गया है अशोक ने पत्र पढ़ा। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें कौन सा कारक है? तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं यहां पर कौन सा कारक है। आप देख सकते हो अशोक जो है क्या है, स्वयं करता है। अशोक क्या है भैया, स्वयं करता है, और कर्ता के साथ में ने विभक्ति जुड़ी हुई है, इसलिए करता है। और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक, पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ा, पत्र पढ़ा, तो ये क्या हो गया, कर्म हो जाएगा। लेकिन ये अपनी विभक्ति के साथ में आया है, इसलिए इसमें कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा, क्योंकि प्रधानता किसका है, कर्ता का है। पढ़ कौन रहा है, अशोक पढ़ रहा है, तो कौन सा होगा यहां पर, कर्ता कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, कहा गया है हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष का मतलब खुशी होता है, प्रसन्नता होता है, और विषाद का मतलब होता है दुख। क्या होता है, दुख। यहां पर खुशी है, खुशी का क्या होता है, दुखी। खुशी का विलोम क्या होता है, दुखी होता है। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चल कहा गया है एक तो दोष था उस पर दूसरा दोष लग गया। सही कहावत होगी, एक तो दोष था उस पर दूसरा दोष लग जाना। एक तो पहली बात तो वह पहले से ही दोषित था, ऊपर से उस पर और दोष लग जाना। कौन सा इसमें कहावत सही होगा? तो कहा गया अधगल जो है अधजल गगरी छलकत जाए, ये नहीं होगा। इसका मतलब होता है कम ज्ञान का अधिक दिखावा करना। अधगल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है, कम ज्ञान पर अधिक दिखावा, तो ये नहीं होगा। कहा गया हाथ कंगन को आरसी, क्या बिल्कुल नहीं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह और बड़ी बात, इसमें आप लोग बताएं कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग अच्छे तरह से इसको जानते हैं। पहली बात तो करेला, यानी एक तो दोस्त था, पहली बात तो वो क्या था, तीखा था। एक तो करेला, पहली बात तीखा था, दूजा नीम चढ़ा, दूजा क्या हुआ, नीम चढ़ा, तो एक दोष पर दूसरा दोष जो है लग गया, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ गया, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं, एक तो दोष था, ऊपर से उसमें दूसरा दोष भी लग गया। अगला, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद बताइए। जीवैषणा, जल्दी से बताओ, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हाँ, तो आप लोग जानते हैं जीवैषणा क्या होगा, जीव प्लस का ऐषणा होगा। क्या होगा भैया, जीव प्लस का ऐषणा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जीव प्लस का ऐषणा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? जीव प्लस का ऐषणा, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। यहां पर आप देखो जीव प्लस का ऐषणा, ये कौन सी, जहां पर ये लगा हो वहां पर वृद्धि संधि होती है, तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। याद रहेगा कौन सी संधि है भैया, वृद्धि संधि का रोल यहां पर लगा हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा देशज शब्द है? मैंने अभी हाल ही में आप सभी को पढ़ाया है देशज शब्दों के बारे में। मैंने कहा कि देशज शब्द का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना चले, कोई पता ना चले, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। और ये एक क्षेत्रीय स्थानों तक सीमित रहते हैं। कहां तक, क्षेत्रीय स्थानों तक सीमित।
स्थानों तक क्या होते हैं, सीमित रहते हैं। तो ये सभी को आपको याद रखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था लोटा, डिबिया, क्या बताया था, लोटा, डिबिया, जूता, क्या बताया था, लोटा बताया था, डिबिया बताया था, क्या बताया, जूता बताया था, झोला, कटोरी, क्या बताया, झोला, कटोरी, ये सारे के सारे हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा, जूता देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्या होगा, हाँ, जूता एक क्या है, देशज शब्द है। अगला देखो, नेक्स्ट कहा गया है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है। तो अर्वाचीन का मतलब नवीन और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। अर्वाचीन का मतलब नवीन और प्राचीन का मतलब पुराना होता है। नवीन इसका समानार्थी अर्थ है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट चलो, कहा गया है गृहं गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहं गच्छति का शब्द विच्छेद करिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गृहम प्लस का गच्छति, क्या होगा, गृहम प्लस का, ठीक है। तो आप सभी को पता है क्या होगा, गृहं गच्छति, यानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गृहम प्लस का गच्छति होगा। यहां पर आप जानते हैं कौन सी संधि है, यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। मैंने बताया था व्यंजन संधि कब कब होता है, जब स्वर का मेल क्या हो, स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए, या व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, तीन कंडीशन में बनता है, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए। हर कंडीशन में वो क्या होगा, हर कंडीशन में वो कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि ही होगा। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट कहा गया है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, किसमें प्रत्यय नहीं है। तो देखो यहां पर देखो, वैज्ञानिक में क्या है, आप जानते हैं वैज्ञानिक में कैसे टूटेगा, विज्ञान प्लस के इक में टूटेगा, तो इक प्रत्यय है। कृपालु में आप लोग जानते हैं कृपा क्या होता है, यहां पर क्या होगा, कृपालु में क्या होगा, कृपा प्लस का आलू हो जाएगा। और यहां पर अनुवाद में क्या होगा, अनु प्लस का वाद हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय है, लेकिन मर्मज्ञ में प्रत्यय नहीं रह सकता। किसी भी कंडीशन में आप मर्मज्ञ में प्रत्यय नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ। इसमें बताएंगे किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, किसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग छाप दीजिए, किसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो आगमन में देखो आ प्लस का गमन होता है, क्या होता है, आ प्लस का गमन होता है। आजन्म में आ प्लस का जन्म होता है। आकर्षक में होता है आ प्लस का कर्षक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदरणीय में किसी भी प्रकार से आप अगर हटाएंगे आ को तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं आदरणीय, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताएंगे अहेतुक का शुद्ध रूप है। अहेतुक, जल्दी से बताओ अहेतुक का शुद्ध रूप क्या होता है। तो अहेतुक का शुद्ध रूप होता है अहेतुकी। क्या होता है, अहेतुक का शुद्ध रूप क्या होता है, अहेतुकी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। एक आपका लास्ट जल्दी से बता दो, किस शब्द में, दो प्रश्न लास्ट बचे हैं, फटाफट से आंसर कर दो। किस शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है,
जल्दी से बताओ। तो आ उपसर्ग में किसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, जल्दी जल्दी से छाप देंगे। हाँ, आ है तो की होगा भैया। चलो चलो देखा जाए तो यहां पर आप सभी लोग आसानी से देख सकते हैं, कहा गया है किस शब्द में आ उपसर्ग है, किस शब्द में आ उपसर्ग है। देखो अभिमान, अभिमान में क्या हम लगा सकते हैं, अभिमान में लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा आ अभी प्लस का मान हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या होगा, अन उपसर्ग है, अन प्लस का जान हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, आ प्लस का भाव हो जाएगा। तो किस में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, आओ प्लस का मान हो जाएगा। तो किस में लगा हुआ है, आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी अभाव में लगा हुआ है। किसमें, अभाव में आ उपसर्ग, सॉरी आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो यहां पर अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, हाँ अभी उपसर्ग दिख रहा है अभिमान में, और यहां पर अ उपसर्ग है, यहां पर अभी है, अन है, अव है, लेकिन यहां पर क्या है, अ उपसर्ग है। क्लियर है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। तो ठीक है, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।